Good morning, बच्चों. Welcome to AVME online classes. I am your sir of class 9th. Today we start exercise questions which we are left. बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए थे. 3 क्वेश्चन जो थे वो हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे आ रखे हैं, यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के बिहाइंड. वो हम लोगों को आज कंप्लीट करना है. आज का जो वीडियो सेगमेंट है स्पेशली बच्चों ध्यान रखना, हम लोग उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं. यानी कि आज का लेक्चर, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड तक इसको देखना, स्किप मत करना. क्यों? तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज के वीडियो को आप लोग स्पेशली, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक अच्छे से समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करना. ओके ओके, डोंट बी वेस्टिंग ओवर टाइम. वी स्टार्ट exercise questions. So we want to finish this exercise question in today's lecture. आज के लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं. ध्यान से सुनना. जो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है वो क्या है? Why is ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature? क्या मतलब हो गया कहने का? ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया आप लोगों को. ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है. ध्यान से सुनना बेटा. 273 केल्विन. अब आपको पता है कि 273 केल्विन अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना? हो जाएगा. तो ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर इस टेम्परेचर पर पर्टिकुलर 2 सब्सटेंस पड़े. एक पड़ा है आप लोगों का आइस और एक पड़ा है वाटर. ठीक है, 2 सब्सटेंस पड़े आप लोगों के, एक है आइस और एक है वाटर. अब आपका यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में से ज़्यादा कूलिंग जो है वो आइस करता है. ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनो, इसका लॉजिक क्या हो जाएगा बच्चों. अब आप लोगों को समझा रहा हूँ. मैं यहाँ पर मेन आंसर लिख रहा हूँ. चलो सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है ना. और यहाँ पर मेन आंसर लिख रहा हूँ. आइस इज मोर effective in cooling as compare, अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं? आइस का कंपेयर कर रहे हैं वाटर के साथ में. एज कंपेयर टू वाटर बिकॉज आइस इज एब्जॉर्ब. आइस इज एब्जॉर्ब. आइस क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी. एब्जॉर्ब का मतलब होता है अपने पास में लेगी. क्या लेगी? आइस इज एब्जॉर्ब एक्सेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. देखो ये फिजिक्स का एक अच्छा सा फिनोमिनन होता है. काफ़ी बच्चे इसको नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अंडरस्टैंडिंग का है ये. मैंने कहा आप लोगों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है आप लोगों को. यहाँ पर मैंने 2 सब्सटेंस रख दिए. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैंने आइस भी रखा हुआ है, वाटर भी रखा हुआ है. अब आप खुद से अंदाजा लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ कि यहाँ बर्फ ज़्यादा ठंडी होगी या वाटर. अब दिखती बात है बर्फ ज़्यादा ठंडी होगी, लेकिन बच्चों को लॉजिक नहीं मालूम. बच्चों को लॉजिक समझना है कि क्या लॉजिक हो गया कि आइस ज़्यादा इफेक्टिव करती है, कूलिंग ज़्यादा देती है एज कम्पेयर टू वाटर. उसके पीछे लॉजिक ये होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है. आइस क्या करती है? या अगर मैं आइस को यहाँ रख दूँ, ये देखो अगर मैंने आइस बना दी, ठीक है, ये आइस है और इस टेम्परेचर पर मैंने इसको रखा हुआ है. तो आइस क्या करेगी? अपने आसपास ये जितनी भी इसके सराउंडिंग है, जितना भी इसको ये मीडियम है, इन मीडियम से ये एब्जॉर्ब कर लेगी. जितनी भी हीट होगी ना वो आइस के पास में आ जाएगी. तो आइस के पास में जैसे ही ये हीट आ जाएगी तो आसपास का रीजन एरिया कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा. यही तो लॉजिक था कि आपका कूलिंग क्यों करता है, क्योंकि आइस के अंदर टेंडेंसी है, आइस के पार्टिकल्स पास में आए हुए हैं, कम क्लोज टुगेदर, ये फ्रीजिंग फॉर्म में. तो फ्रीजिंग हुआ क्या करता है? सराउंडिंग यानी आसपास के जितने भी हीट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और सराउंडिंग को कूल कर देता है. तो इसलिए इसमें ज़्यादा टेंडेंसी है. वाटर में क्यों नहीं है? वाटर में क्यों नहीं है? उल्टा हो गया. क्योंकि वाटर में क्या होगा? वाटर में इस तरह का फिनोमिनन होगा. वाटर लिक्विड फेज में होगा और लिक्विड फेज में आपको पता है कि गैप होता है.
तो ये आसानी से सराउंडिंग से इतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये देखो हीट वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है, इस वजह से ये ज़्यादा कूलिंग नहीं करता। बट आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं तो इसी क्वेश्चन को वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, ऑनलाइन देखना, तो जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और हाथों देखोगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी। ओके, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा देता हूँ आप लोगों को। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या बोलता है वो ध्यान से सुनना। व्हाट टेल अबाउट टू द क्वेश्चन नंबर 9 टू अस, विच प्रोड्यूसेस मोर सर्व्स बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, एंड व्हाई। अब देखो बच्चों, इसका मतलब समझो। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ज्यादा बर्न या ज्यादा जलन कौन देता है, आप लोगों को ज्यादा तपन कौन देता है या ज्यादा जलन कौन दे देता है, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम यानी कि भाप, एक उबला हुआ पानी या फिर एक भाप। इन दोनों में से ज़्यादा गर्म या ज़्यादा तेज गर्म आप लोगों को कौन सी चीज़ महसूस होती है। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने पता होगा आजकल एक्यूप्रेशर जब अपन लोग करवाने जाते हैं या किसी जिम में जाते हैं या किसी फिजियोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, तो वो क्या करता है आप लोगों को पता होगा, वो स्टीम देता है। स्टीम की वजह से क्या होगा, वो मसल्स वगैरह होंगे जो वो, अच्छा स्टीम क्या करेगा एज कम्पेयर टू बॉयल वाटर। बॉयल वाटर तो अगर मैंने आपके ऊपर डाल दिया तो एक बार के लिए दर्द होगा, लेकिन मैंने स्टीम कंटिन्यू फेंकी तो स्टीम ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है ना, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों में से ज़्यादा बर्निंग कौन करता है, तो ज़्यादा बर्निंग करता है स्टीम। अब आपको पूछा है रीज़न भी बताओ, तो रीज़न लिख देते हैं, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला तो आंसर ये हो जाएगा, स्टीम इज प्रोड्यूस मोर सर्व्स मोर बर्न, प्रोड्यूस मोर सर्व बर्न एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करना अपन लोग, एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर एट कितना हो जाएगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, हम लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर तभी बॉयल होगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। इट मीन्स आप लोग ये भी लिख सकते हो 373 केल्विन। अब ये 373 केल्विन जो है, यानी कि यहाँ तक इस टेम्परेचर तक वाटर जो हो गया वो पहुँच गया। अब यहाँ से स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी, तो स्टीम का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, या ध्यान से सुनना, वाटर का ये टेम्परेचर है और स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो इससे अबव होगा। बॉइलिंग वाटर एट द 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन एंड स्टीम रिलीज, स्टीम क्या करेगी, भाप क्या करेगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट रिलीज करेगी, रिलीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। तो एक प्रकार से ये आप लोगों ने 8th में पढ़ी थी, ये कौन से टाइप की, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट बाहर निकालती है, एग्जिट करती है, 8th में पढ़ा था आप लोगों ने। इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिलीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द हीट एंड सो इट इज कॉल्ड, सो लिख दो, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक प्रकार से कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जो एक्स्ट्रा हीट जो थी, ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ हीट वो तो रिलीज हो गई, और जो लेटेंट हीट जो थी, यानी कि आप लोगों के जो पास में जो आई थी लेटेंट हीट एक रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर, वो ये हिडन कर देता है। इस वजह से ये जो स्टीम जो हो जाती है वो वाटर के कंपेयर में ज़्यादा हार्मफुल होती है, ज़्यादा बर्न देती है। ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने आप लोगों को इसका पर्टिकुलर आंसर भी बता दिया है। क्यों, क्योंकि स्टीम और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें डिफरेंस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्टीम इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर ही निकलेगी। तो उस कंडीशन में होगा क्या, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग में चली जाएगी। एक्स्ट्रा हीट जैसे वो बाहर निकालेगा, अपनी हीट जब बाहर निकालेगा, उस कंडीशन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये कहीं ना कहीं कॉज करेगा बर्निंग का। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, वो ले लेते क्वेश्चन नंबर
10। ये हमारा लास्ट रहेगा, फिर ख से ख़त्म और ए से एस शुरू। चल ओके बच्चों, ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और ये बड़ा ही प्लेइंग के साथ में करना है, हम लोगों को गेम के साथ में इसको कंप्लीट करना है। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करेंगे और गेम करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखो चैप्टर पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने, स्टेट्स आपस में इंटर कन्वर्ट होती है वो भी पढ़ा आप लोगों ने। अब यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से हैं जो एक स्टेट को इस स्टेट से इस स्टेट में लाएंगे, है ना, उसी के नाम बताने। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ। अच्छा ई मैंने बनाया नहीं है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में ई यहाँ पर आया हुआ है, ये देखो ये ई यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो एक ही बात है, चाहे ई बोलो चाहे एफ बोलो, वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में ला रहा है, गैस में ला रहा है, और गैस को वापस से सॉलिड में ला रहा है, तो एक ही फिनोमिनन होगा, है ना। इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को आंसर अब बताना है, आप लोगों को ए बी सी डी ई एफ के नाम बताना है। तो देखो ये सॉलिड है, अगर आपके पास में कोई मैटर की स्टेट सॉलिड में पड़ी उसको लिक्विड में लाना है तो आप यहाँ कौन सा फिनोमिनन फिट करोगे, सुनो। तो सॉलिड है, सॉलिड आप लोग जैसे आइस को ही ले लेते हैं, आइस लिक्विड में लाना है तो क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। तो ए मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन लिखो, ए का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेल्टिंग, यहाँ मेल्टिंग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लिक्विड में आ गया वो, अब लिक्विड से आपको गैस में लाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इवेपोरेट करना पड़ेगा, उसको वेपोराइजेशन करना पड़ेगा, तब वो कहीं गैस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, यानी आपके मैटर की स्टेट लिक्विड से किस में आ जाएगी, गैस में आ जाएगी। क्या फिनोमिनन लगाया, यहाँ आप लोगों ने उसको हीट किया और हीट किया तो वो वेपोराइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो बी पर आप लोग लिख दो, बी पर क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन, या आप लोग लिख दो इवेपोरेशन, एक ही बात है। अच्छा फिर आगे चलते हैं, अब सी पर आ जाओ, देखो इधर आ जाओ। अब गैस जो थी, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, मालूम है आप लोगों को। अब गैस को आप लोगों को लिक्विड में लाना है, मैंने आपको देखो याद करवाया था, याद करो, जब CO2 होती है और CO2 को लिक्विड में बदलते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा बच्चों, ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर लगाओ तो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड में। ये इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो अब सी में जो होगा वो होगा कंडेंसेशन, यानी आपने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया और टेम्परेचर को कर दिया डाउन, प्रेशर को कर दिया हाई, तो गैस के पार्टिकल्स पास में आ गए और लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। आगे चलते हैं, अब डी देखो, अब लिक्विड से आ गया, लिक्विड से वापस सॉलिड में लाना है, रिवर्स करना है, देखो बैक करना है, बैक में जाना है, गाड़ी को पीछे गियर मारो। तो लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो आप लोगों को पता ही, आप लोगों ने फ्रीजर में कभी आइस जमाई होगी, है ना, तो लिक्विड आप लोग ट्रे में डालते हो और उसको फ्रीजर में डाल देते हो, तो फ्रीजिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, फ्रीजिंग की वजह से वो जम जाएगा और आइस बन जाएगी आप लोगों की। अब एफ एंड ई दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, चाहे मैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ रहा हूँ, लिक्विड में नहीं आ रहा, है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ रहा हूँ या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहा हूँ, लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है, ऐसे फिनोमेनन को कहा जाता है सब्लिमेशन। ये क्लास 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 to we have understand about to the solid phenomenon goes into convert into a gas without entering into the liquid and again the gas convert into a solid without come into the liquid form, तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा नहीं। तो यहाँ पर एक ही प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन। चलो बच्चों, ये हमारा इसी के साथ वीडियो भी ख़त्म होता है और साथ में हम लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चन विथ नोट्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जब भी मेरा लेक्चर आएगा बच्चों, हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर जाएंगे। ओके, थोड़ा टाइम लगा लेकिन कंसेप्शन क्लियर हो जाता है, क्लैरिफाई हो जाता है तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक निवेदन और था, काफ़ी बच्चे जो इन वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ उसको सारे मैंने वीडियो दे रखे हैं, आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। ओके, थैंक यू।